नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मशहूर जासूसी उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा हुआ मशहूर उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। अध्याय 3, परिच्छेद 41। एक बरोक सोफा। सेंट जॉर्ज थिएटर के केयरटेकर ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया और हैरी के लिए और कॉफी डाल दी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हर शाम ये जगह भरी रहती है। जब वो गिलोटिन वाला खेल खेलते हैं तो लोग उन्मत्त हो जाते हैं, चिल्लाते हैं और चिल्लाना जारी रखते हैं। अब ये पोस्टर पर भी है, घातक गिलोटिन, जैसा टीवी और प्रेस में बताया गया है। इसने पहले भी हत्या की है। भगवान, ये शो का स्टार बन गया है। अजीब धंधा है, यकीनन अजीब धंधा। तो क्या उन्होंने ऑटो रेख्तनागल की जगह किसी और को ढूंढ लिया है और वही खेल खेलते हैं? कमोबेश हाँ। उन्हें पहले कभी इतनी सफलता नहीं मिली। उस बिल्ली वाले खेल के बारे में क्या, जिसे गोली मार दी जाती है? वो वाला खेल उन्होंने बंद कर दिया। लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। हैरी मचला। उसकी कमीज के अंदर पसीना बह रहा था। "हम्म, कभी समझ नहीं आया कि वो खेल किया क्यों था। ये रख्तनागल का विचार था। मैंने अपनी युवावस्था में क्लाउन बनने का काम किया था। इसलिए जब सर्कस शहर में होता है तो मैं मंच पर क्या हो रहा है उस पर नजर रखना पसंद करता हूँ। और मुझे याद है कि एक दिन पहले की रिहर्सल तक वह खेल शो का हिस्सा नहीं था। हाँ, मुझे लग रहा था कि इसके पीछे ऑटो का हाथ है। हैरी ने अपनी शेव करी हुई ठुड्डी खुजाई। मुझे मन ही मन एक बात खाए जा रही है। पता नहीं शायद आप मदद कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन इस विचार को सुने और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। ऑटो जानता है कि मैं सभागार में हूं। वह कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता हूं, जिसे उसे मुझे बताने की कोशिश करनी है, लेकिन वह इसे खुलकर नहीं कह सकता है, कई अलग अलग किस्म के कारणों से। शायद इसलिए क्योंकि इसमें वह खुद भी शामिल है। तो ये खेल मेरे लिए तैयार किया जाता है। वह मुझे बताना चाहता है कि मैं जिसका शिकार कर रहा हूं वह खुद एक शिकारी है। वह मेरे जैसा ही कोई है, एक सहकर्मी। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑटो कितना सनकी हो सकता था। आपको क्या लगता है, क्या ये हरकत उसके जैसी लगती है? केयरटेकर ने कुछ देर तक हैरी को ध्यान से देखा। अफसर साहब, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी और कॉफी लेनी चाहिए। वह खेल आपको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह एक क्लासिक जेंडी जेंडास्चिओस्की का खेल है। सर्कस में कोई भी आपको ये बता सकता है, न इससे ज्यादा न कम। माफ करें यदि इससे आपके लिए चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत, हैरी ने राहत महसूस करते हुए कहा। वास्तव में मुझे यही सुनने की आशा थी। अब मैं आराम से उस सिद्धांत को परे कर सकता हूँ। क्या कहा था आपने? और कॉफी है? उसने गिलेटिन देखने के लिए कहा और केयर टेकर उसे प्रॉप्स रूम में ले गया। केयर टेकर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अब भी जब मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाती है, लेकिन अब कम से कम मैं रात को सो पाता हूँ। तब से कमरे की पूरी तरह सफाई कर दी गई है। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका निकला। टॉक्स-ऑन, केयरटेकर ने लाइट स्विच दबाते हुए कहा। गिलेटिन एक गलीचे में लिपटा, कमरे में ऊपर तक फैला हुआ एक लेटी हुई डीवा की तरह लग रहा था। टॉक्स-ऑन? ओह, बस हम लोगों में एक मजाक है।
सेंट जॉर्ज में हम आमतौर पर एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हुए ऐसा कहते हैं। जी हाँ। ऐसा क्यों? हैरी ने गलीचा उठाया और गिलोटिन के ब्लेड को महसूस किया। ओह, ये 1970 के दशक की पुरानी कहानी है। उस समय यहाँ का बॉस गर्म खून वाला आदमी एक बेल्जियन एल्बर्ट मोसेउ था, लेकिन हम में से जो लोग उसके अधीन काम करते थे उसे काफी पसंद करते थे। वह एक सच्चा थिएटर का आदमी था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लोग कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि थिएटर के लोग अय्याश और व्यभिचारी होते हैं, और ये सच भी हो सकता है। खैर, मैं सिर्फ वह कह रहा हूँ जैसा कि है। वैसे भी उन दिनों हमारी कंपनी में एक प्रसिद्ध खूबसूरत अभिनेता था, नाम नहीं लूंगा, जो एक बुढ़ा खूसट था। स्त्रियां उस पर मरती थीं और पुरुष ईर्ष्या करते थे। कभी कभी हम इच्छुक लोगों को थिएटर का दौरा दिया करते थे, और एक दिन गाइड बच्चों के एक समूह के साथ प्रॉप्स रूम में आया। उसने लाइट जला दी और वहां वह बरोक सोफे पर था, जिसका उपयोग हमने टेनेसी विलियम्स के द ग्लास मेंजरी के लिए किया था, एक कैंटीन की महिला के साथ। अब गाइड निश्चित रूप से बात को संभाल सकता था, क्योंकि प्रसिद्ध अभिनेता, जिसका नाम नहीं लूंगा, उसके सामने लेटा हुआ था। लेकिन गाइड एक नौसिखिया था जो एक दिन खुद अभिनेता बनने की आशा रखता था, और अधिकांश थिएटर के लोगों की तरह एक घमंडी मूर्ख था। इसलिए वह चश्मा नहीं पहनता था, भले ही उसकी नज़र कमजोर थी। खैर, संक्षिप्त में उसने ये नहीं देखा कि सोफे पर क्या हो रहा था, और उसने सोचा होगा कि दरवाजे पर अचानक उमड़ी भीड़ इसलिए थी क्योंकि वह बहुत अच्छा वक्ता था, या ऐसा ही कुछ। जैसे ही गाइड ने टेनेसी विलियम्स के बारे में बात करना जारी रखा, बुढ़े खूसट ने गालियां देनी शुरू की और अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपा लिया। लेकिन गाइड ने आवाज पहचान ली और कहा, हे भगवान, क्या आप यहाँ हैं ब्रूस लाइसलिंगटन? केयर टेकर ने अपना निचला होंठ चबा लिया। बाप रे! हैरी हंसा और अपनी हथेलियां ऊपर उठा लीं। कोई बात नहीं, मैं अभी से नाम भूल चुका हूं। खैर, अगले दिन मोसेव ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि क्या हुआ था और कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा, इस तरह का दुष्प्रचार हमारे लिए संभव नहीं, तो मुझे ये कहते हुए खेद है कि तत्काल प्रभाव से इस तरह के निर्देशित दौरे पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। केयर टेकर की हंसी प्रॉप्स रूम की दीवारों पर गूंज रही थी। हैरी भी मुस्कुरा उठा। केवल स्टील और लकड़ी में लेटी हुई डीवा उतनी ही शांत और अगम्य थी। अब मैं टॉगजॉन को समझता हूँ। भाग्यहीन गाइड का क्या हुआ? क्या वह आखिरकार अभिनेता बन पाया? दुर्भाग्य से उसके लिए और मंच के सौभाग्य के लिए नहीं, लेकिन वह इस काम में बने रहे, और आज वह यहाँ सेंट जॉर्ज में लाइटिंग इंजीनियर है। अरे हाँ, मैं भूल गया, आप उससे मिल चुके हैं। हैरी ने बहुत धीरे से सांस ली। नीचे एक गुर्राहट और जंजीरों को झटका देने की आवाज आ रही थी। उफ, कितनी गर्मी थी। हाँ, ये सही है। वह शायद अब कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है ना? नहीं, उनका दावा है कि अगर वह स्टेज को धुंधला देखते हैं तो वह बेहतर काम करते हैं। कहते हैं कि वह डिटेल्स में उलझने के बजाय पूरे स्टेज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वह वास्तव में एक अजीब आदमी है। वास्तव में अजीब आदमी है, हैरी ने कहा। हाँ, इतनी देर से फोन करने के लिए क्षमा करना लेबी, मैं हैरी होली हूं। होली? क्राइस्ट! नॉर्वे में अभी क्या समय हुआ है? पता नहीं। सुनो, मैं नॉर्वे में नहीं हूं, विमान में कुछ परेशानी थी। क्या? इसको ऐसे कहें कि वह जल्दी चला गया और दूसरी सीट मिलना आसान नहीं रहा है। मुझे कुछ मदद की जरूरत है। कहो। तुम्हें मुझसे ऑटो रेखनागल के फ्लैट में मिलना होगा।
यदि तुम ताला खोलने में अच्छे नहीं हो तो एक क्रोबार लेते आना। ठीक है, बिल्कुल अभी। ये अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्त। वैसे भी नींद ठीक से नहीं आ रही थी। हेलो डॉक्टर एंगलसन, मेरे पास एक लाश के बारे में प्रश्न है। मेरा नाम है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं और आप डॉक्टर हैंसन से पूछ सकते हैं जो ड्यूटी पर हैं। शुभ रात्रि। आप बहरे हैं? मैंने कहा मैं होली हूं। कृपया दोबारा फोन मत रखना। वो होली! मुझे खुशी है कि आखिरकार आपको मेरा नाम याद आ ही गया डॉक्टर। मैंने उस फ्लैट में कुछ दिलचस्प चीजें खोजी हैं जहां एंड्रयू केंसिंगटन मृत पाए गए थे। मुझे उसे देखना है। अर्थात मुझे वे कपड़े देखने हैं जो उसने मरते समय पहने हुए थे। आपके पास अभी भी वे हैं, है ना? हाँ, लेकिन आधे घंटे में मुर्दा घर के बाहर मुझसे मिलो। मेरे प्रिय श्री होली, मैं वास्तव में वह नहीं देख सकता कि। मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो डॉक्टर। आप क्या देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आपका नाम काट दिया जाए, रिश्तेदारों द्वारा मुकदमा दायर किया जाए और फिर अखबारों की सुर्खियां भी तो हैं? क्या मैं जारी रखूं? क्या है कि मैं आधे घंटे में वहां नहीं पहुंच सकता। रात के इस समय बहुत कम ट्रैफिक होता है डॉक्टर। मुझे लग रहा है कि आप वक्त से पहुंच जाएंगे। परिच्छेद 42। एक आगंतुक। मैकॉर्मिक कार्यालय में गया, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। सिडनी की गर्मियों का मौसम निश्चित रूप से बदलता हुआ था। पूरी रात बारिश हुई थी। मैकॉर्मिक 60 पार कर चुका था। पुलिस रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुका था और जैसा कि पेंशन भोगी करते हैं, उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया था। अधिकतर ये छोटी मोटी रोजमर्रा की टिप्पणियां होती थीं जिन्हें उसे लगता था कि उसके अलावा दूसरे वास्तव में सराहना नहीं जानते थे। जैसे, लगता है मौसम आज भी साफ हो जाएगा। हाँ। वह अपनी एड़ी पर आगे पीछे हिलते हुए अपने शहर की ओर देखता होता था। या आज फिर से आने वाला पहला व्यक्ति। जी हाँ। जब वह डेस्क के पीछे अलमारी में अपनी जैकेट लटका रहा था, तब जाकर उसने सोफे से आ रही आवाजों पर ध्यान दिया। एक आदमी उठकर बैठ रहा था। होली! मैकॉर्मिक आश्चर्य से देखता रह गया। क्षमा करें सर, आशा है कि आपका सोफा इस्तेमाल करने से आपको कोई ऐतराज। तुम अंदर कैसे आए? मेरे पास अपनी आईडी वापस करने का समय नहीं था, इसलिए रात के दरबान ने मुझे अंदर जाने दिया। आपके कार्यालय का दरवाज़ा खुला था और चूंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता था, इसलिए मैंने यहीं झपकी ले ली। तुम्हें नॉर्वे में होना चाहिए था। तुम्हारे बॉस ने फ़ोन किया था। तुम भयानक लग रहे हो होली। आपने उनसे क्या कहा सर? तुम केंसिंगटन के अंतिम संस्कार के लिए रुके हुए हो, नॉर्वेजियन प्रतिनिधि के रूप में। आखिर कैसे? तुमने यहाँ एयरलाइन को अपना फ़ोन नंबर दिया था, तो जब उन्होंने प्रस्थान से आधे घंटे पहले फ़ोन किया क्योंकि तुम नहीं पहुँचे थे, तो मुझे मामला समझ आ गया। क्रेसेंट होटल में एक कॉल और होटल मैनेजर के साथ एक गोपनीय बातचीत ने बाकी की तस्वीर पूरी कर दी। हम बिना सफलता के तुमको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये कैसा है होली, और मेरा सुझाव है कि हम और अधिक परेशानी न खड़ी करें। हर कोई जानता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद को संभाल पाए हो और हम तुमको अब विमान में भेज सकते हैं। धन्यवाद सर। कोई चिंता नहीं, मैं अपने सचिव से एयरलाइन से बात करने के लिए कहूँगा। उससे पहले कुछ बातें सर। हम रात भर थोड़ा काम करते रहे हैं और अंतिम परिणाम तब तक ज्ञात नहीं होंगे जब तक कि फोरेंसिक वाले आके इसकी जांच नहीं करते। हालांकि मैं परिणाम के बारे में बहुत निश्चित हूँ सर। तेल डलने के बावजूद
पुराने पंखे के भूत को आखिरकार त्याग दिया गया था और एक नए, बड़े और शांत पंखे को लगा दिया गया था। हैरी पुष्टि कर सकता था कि दुनिया उसके बिना भी जारी थी। उपस्थित लोगों में से केवल वॉटकिंस और योंग को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन हैरी ने फिर भी इसे शुरू से शुरू किया। जब हमने एंड्रू को पाया तो हमने एक बात को एक पल का भी विचार नहीं दिया, क्योंकि ये दिन का समय था। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया जब मुझे मृत्यु का समय पता चला। इस बात का मुझे केवल बाद में ध्यान आया कि जब हम रेख्तनागिल के फ्लैट पर पहुंचे तो रोशनी बंद थी। अगर चीजें वैसे हुई जैसा कि हम सोच रहे हैं तो घटनाएं इस प्रकार घटित हुई होंगी। एंड्रू ने दरवाजे के पास की रोशनी बंद करी, हेरोइन के नशे में कुर्सी तक अपना रास्ता टटोला। रात के 2 बजे उसके कमरे में घुप अंधेरा होता है। लड़खड़ाते हुए वह डगमगाती हुई कुर्सी पर संतुलित होकर बैठा और पाश को अपने सिर में घुसा लिया। इसके बाद की चुप्पी में ये स्पष्ट था कि नई तकनीक के साथ भी किसी ऐसे पंखे का निर्माण करना मुश्किल था जो चिढ़ाने वाला शोर न करे, चाहे उसकी आवाज कितनी ही मध्यम क्यों न हो। ये सही नहीं लगता, वॉटकिंस ने कहा। शायद वहां घुप अंधेरा न हो, शायद स्ट्रीट लैंप या बाहर किसी और चीज से कमरे में रोशनी आ रही हो। लेबी और मैं रात के 2 बजे वहां थे और हमने इस बात की जांच की। बैठक कक्ष में कब्र जितना अंधेरा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप दिन में पहुंचे तो रोशनी जली हुई हो और आपने ध्यान न दिया हो? योंग ने पूछा। आखिरकार ये दिन का मध्य था। हो सकता है कि किसी अधिकारी ने बाद में लाइट बंद कर दी हो। हमने एंड्रू को उतारने के लिए तार को चाकू से काटा था, लेबी ने कहा। मुझे बिजली का झटका लगता, इसलिए मैंने पहले ही देख लिया था कि बिजली बंद थी। ठीक है, वॉटकिंस ने कहा। मान लेते हैं कि उसने खुद को अंधेरे में लटकाने का निश्चय किया। केंसिंगटन एक असामान्य आदमी है, और क्या नया है? लेकिन उसने खुद को अंधेरे में नहीं लटकाया, हैरी ने कहा। मैकॉर्मैक कमरे के पीछे से खांसा। हमने रेख्तनागिल के फ्लैट में ये पाया, हैरी ने एक लाइट बल्ब पकड़े हुए कहा। ये भूरे रंग का दाग देख रहे हैं? ये झुलसा हुआ रेयॉन है। उसने एक सफेद कपड़ा उठा के दिखाया। और ये वह शर्ट है जो एंड्रू ने पहनी थी जब हमने उसे पाया था। ड्रिप ड्राई, 60% रेयॉन। रेयॉन 260 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। एक लाइट बल्ब सतह पर लगभग 450 डिग्री होता है। क्या आप जेब पर भूरे रंग का दाग देख सकते हैं? यही वह जगह है जहां बल्ब शर्ट को छू रहा था जब हमने उसे पाया। प्रभावशाली भौतिकी होली, वॉटकिंस ने कहा। अब हमें बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि हुआ था? 2 चीजों में से एक, हैरी ने कहा। कोई और हमारे आने से पहले आया था। एंड्रू को केबल से लटका हुआ देखा, लाइट बंद कर दी और चला गया। अड़चन ये है कि फ्लैट के लिए केवल 2 पंजीकृत चाबियां हैं जो ऑटो और एंड्रू पर पाई गई थीं। फ्लैट में स्नैप लॉक है ना? वॉटकिंस ने कहा। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने दरवाजा खोला हो और एंड्रू की जेब में चाबी डाल नहीं, तब एंड्रू अंदर नहीं जा पाता। वह झेंप गया। आपके पास इसमें एक बात हो सकती है, हैरी ने कहा। मुझे लगता है कि एंड्रू के पास फ्लैट की चाबी नहीं थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंदर आने दिया गया था जो पहले से ही वहां था, या जो उसी समय आया था जिसके पास दूसरी चाबी थी। एंड्रू की मृत्यु के समय ये व्यक्ति मौजूद था। बाद में उसने चाबी एंड्रू की जेब में डाल दी ताकि ऐसा लगे कि वह अकेले ही फ्लैट में घुसा था। ये तथ्य कि चाबी छल्ले में दूसरी चाबियों के साथ नहीं थी, इस ओर इशारा करता है। फिर उसने लाइट बंद कर दी और जाते वक्त
अपने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मौन। क्या आप कह रहे हैं कि एंड्रू केंसिंगटन की हत्या कर दी गई थी? वॉटकिंस ने पूछा। यदि हाँ, तो कैसे? मुझे लगता है कि एंड्रू को हेरोइन के साथ खुद को इंजेक्ट करने के लिए मजबूर किया गया था। एक ओवरडोज, शायद बंदूक की नोक पर। वह लौटने से पहले ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? योंग ने पूछा। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है कि एंड्रू जितना एक नियंत्रित अनुभवी नशे की लत में अचानक से खुद को गलती से ओवरडोज दे देगा। दूसरा, एंड्रू के पास ओवरडोज के लिए इतनी मात्रा में ड्रग्स नहीं थे। तो उसे फांसी क्यों दी गई? ओवरडोज देना एक सटीक विज्ञान नहीं है। ये कहना हमेशा आसान नहीं होता है कि एक नशे का आदी कठोर शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। शायद वह इतने लंबे समय तक जीवित रहता कि कोई उसे जीवित पा जाता। हालांकि शायद ये इतनी मात्रा उसे नशे में लाने के लिए थी, जिससे कि जब वह उसके गर्दन के चारों ओर केबल के साथ कुर्सी पर खड़ा किया जाए तो वह विरोध न कर सके। आह! केबल की बात से याद आया। लेबी? लेबी ने टूथपिक को अपने मुंह के कोने में थोड़ा जीभ और होंठ के साथ पैंतरेबाजी की। हमने फोरेंसिक वालों को केबल की जांच करने के लिए कहा। छत से लटकती केबल शायद ही कभी साफ किए जाते हैं, ठीक? और हमने सोचा कि उंगलियों के निशान प्राप्त करना आसान होगा, लेकिन वो एकदम साफ थे। अ, लेबी ने एक हाथ फड़फड़ाया। जैसा कि कुछ बहुत साफ हो। योंग ने मदद के लिए सुझाव दिया। सही, केवल हमारे अपने निशान पाए गए। तो अगर एंड्रू ने खुद को फांसी लगाने से पहले केबल को साफ नहीं किया, वॉटकिंस ने निष्कर्ष निकाला, और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किए बिना अपने सिर को फंदे में नहीं घुसा लिया, किसी और ने उसके लिए ऐसा किया। क्या आप यही कह रहे हैं? ऐसा ही लगता है बॉस। लेकिन अगर ये लड़का उतना ही स्मार्ट है जितना आप उसे बना रहे हैं, तो उसने जाते साथ लाइट क्यों बंद कर दी? वॉटकिंस ने अपनी हथेलियों को फैलाया और मेज पर चेहरों को स्कैन किया। क्योंकि, हैरी ने कहा, ये एक स्वचालित प्रतिक्रिया है। वह बिना सोचे समझे ऐसा करता है, जिस तरह से लोग करते हैं अपना घर छोड़ते समय, या एक फ्लैट जिसकी उनके पास चाबी हो, जहां उन्हें स्वेच्छा के अनुसार आने जाने की आदत हो। हैरी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। वह एक सुअर की तरह पसीना बहा रहा था। उसे पता नहीं था कि वह ड्रिंक के लिए कितनी देर और रुक सकता है। मुझे लगता है कि हम जिस आदमी की तलाश कर रहे हैं, वह ऑटो रेख्तनैगल का गुप्त प्रेमी है। लेबी लिफ्ट में हैरी के पास खड़ा था। दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रहे हो? उसने पूछा। सोचा कि कर लूं, हैरी ने कहा। मेरे साथ चलने में कोई आपत्ति तो नहीं? हरगिज नहीं। अगर आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे तो लेबी अच्छा साथी था। उन्हें मार्केट स्ट्रीट में सदन में एक टेबल मिली। हैरी ने जिम बीम का ऑर्डर दिया। लेबी ने मेनू से देखा। 2 बैरामुंडी सलाद, ब्लैक कॉफी और अच्छी ताज़ी रोटी प्लीज। हैरी ने आश्चर्य से लेबी की ओर देखा। धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये लूंगा, उसने वेटर से कहा। ऑर्डर वही है, लेबी मुस्कुराया। मेरा दोस्त जब यहाँ बारामुंडी चखेगा तो उसका मन बदल जाएगा। वेटर चला गया और हैरी लेबी की ओर देखता रहा। उसने दोनों हाथ मेज पर रख दिए थे और उंगलियां फैलाकर एक से दूसरे को देख रहा था, जैसे तुलना कर रहा हो। जब मैं छोटा था तो मैं ग्रेट बैरियर रीफ के साथ केर्न्स तक के तट पर जाता था, उसने अपने मुलायम हाथों से कहा। यात्रियों के लिए एक छात्रावास में मेरी मुलाकात 2 जर्मन लड़कियों से हुई जो दुनिया भर में यात्रा कर रही थीं।
उन्होंने एक कार किराए पर ली थी और सिडनी से गाड़ी चला के यहाँ तक आई थीं और उन्होंने मुझे उन सभी जगहों के बारे में विस्तार से बताया जहाँ वे गई थीं, कितने समय और किस लिए वे वहाँ गई थीं और बाकी की यात्रा की योजना क्या थी। ये स्पष्ट था कि बहुत कुछ संयोग पर नहीं छोड़ा गया था। शायद ये जर्मन मानसिकता है। इसलिए जब मैंने पूछा कि क्या उन्होंने यात्रा के दौरान कोई कंगारू देखा है, तो वे हंसी और मुझे आश्वस्त किया कि उन्होंने देखा है। ये जाहिर था कि उन्होंने इसे अपनी टू डू लिस्ट पर काट दिया है। क्या आपने रुककर उन्हें खाना खिलाया? मैंने पूछा, लेकिन वे एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगी और फिर मेरी ओर। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं? वे बहुत प्यारे हैं, तुम्हें पता है। लेकिन वे मर चुके हैं। हैरी लेबी के लंबे एकालाप पर इतना चकित था कि वह मुस्कुराना भूल गया। वेटर ने आकर जिम बीम को हैरी के सामने रख दिया। लेबी ने ग्लास को देखा। परसों मैंने एक लड़की को देखा जो इतनी सुंदर थी कि मुझे उसके गाल को सहलाने और उससे कुछ अच्छा कहने का मन हुआ। वह 21 साल की थी। उसने नीले रंग की पोशाक पहनी थी और उसकी टांगें दिख रही थीं। लेकिन वह मर चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं, वह गोरी थी। उसके साथ बलात्कार किया गया था और गला घोंटने से उसकी गर्दन के चारों ओर चोट का निशान था। और कल रात मैंने सपना देखा कि ये अर्थहीन युवा और हद सुंदर लड़कियां पूरे ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर, सिडनी से कैंट्स तक, एडिलेड से पर्थ तक, डार्विन से मेलबर्न तक, सभी सड़क पर भरी पड़ी थीं और सभी एक अकेले कारण के लिए। हमने अपनी आंखें बंद कर ली थीं क्योंकि हम सच्चाई का सामना नहीं कर सकते थे। हमने पर्याप्त नहीं किया था। हमने खुद को कमजोर और मानवीय होने की अनुमति दी थी। हैरी जानता था कि लेबी की बात कहाँ जा रही थी। वेटर मछली लाया। आप ही हैं जो उसके सबसे करीब पहुंच पाए हो हैरी। आपने हर बात पे नजर रखी और यदि वह फिर से आता है तो आप उसकी आहट पहचान पाएंगे। नशे में होने के हमेशा 100 अच्छे कारण होंगे, लेकिन अगर आप होटल के कमरे में उल्टी कर रहे हैं तो आप किसी के भी काम के नहीं हैं। वह इंसान नहीं है तो हम इंसान नहीं हो सकते। हमें अपनी सहन शक्ति दिखानी पड़ती है। हमें अपने प्रतिरोध की शक्तियों को दिखाना होता है। लेबी ने अपना नैपकिन फैलाया। लेकिन हमें खाना पड़ता है। हैरी ने विस्की का ग्लास अपने मुंह से लगाया और लेबी को देखते हुए धीरे धीरे सारी शराब खत्म कर दी। फिर उसने खाली ग्लास मेज पर रख दिया, मुंह बनाया और चाकू और कांटा पकड़ लिया। बाकी का खाना खामोशी से बीता। परिच्छेद 43। सैंड्रा अपने हमेशा के स्थान पर खड़ी थी। जब तक हैरी करीब नहीं पहुंचा तब तक उसने उसे नहीं पहचाना। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, हैरी ने कहा। सैंड्रा की सिकड़ी हुई आंखों से लगा वो दूर कहीं देख रही है। वे बर्बन एंड बीफ की ओर चल के पहुंचे, जहां वेटर तुरंत भाग के आया और उसके लिए कुर्सी खींची। हैरी ने सैंड्रा से पूछा कि वह क्या लेना चाहेगी और एक कोक और एक डबल व्हिस्की का ऑर्डर दिया। हे भगवान, मैंने सोचा कि वह मुझे बाहर निकालने के लिए आया था, उसने राहत लेते हुए कहा। मैं एक तरह से यहाँ नियमित ग्राहक हूँ, हैरी ने समझाया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? बरगिता? हैरी चुप था। मुझे नहीं मालूम, वह मुझसे बात नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। आपको क्यों उम्मीद है कि उसे बहुत बुरा लगे? जाहिर है कि मुझे आशा है कि वह मुझसे प्यार करती हो। सैंड्रा ने एक तेज हंसी छोड़ी। और आप कैसे हैं हैरी होली? बहुत खराब, हैरी उदासीनता से मुस्कुराया। लेकिन अगर मैं एक हत्यारे को फंसा लूं
तो हो सकता है मैं बहुत बेहतर महसूस करूं। और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। उसका चेहरा यदि संभव हो तो पहले की तुलना में और भी पीला और अधिक खिंचा हुआ था और उसकी आंखों के आसपास लाल गोले थे। हम एक जैसे दिखते हैं। हैरी ने मेज के बगल में काली खिड़की में उनके प्रतिबिंबों की ओर इशारा करते हुए कहा। सैंड्रा ने कुछ नहीं कहा। मुझे याद है, चाहे थोड़ा अस्पष्ट रूप से भी, कि बरगिता ने तुम्हारा बैग बिस्तर पर फेंका था और सारा सामान बाहर गिर गया था। पहले तो मुझे लगा कि तुमने अपने बैग में एक पिकनीज कुत्ता रखा हुआ है। हैरी रुका। मुझे बताओ, तुमको ब्लॉन्ड विग की क्या जरूरत है? सैंड्रा ने खिड़की से बाहर देखा, यानी वह खिड़की पर घूर रही थी, संभवतः उनके प्रतिबिंबों पर। एक ग्राहक ने इसे मेरे लिए खरीदा था। वह चाहता था कि जब वह मेरे साथ हो तो मैं इसे पहनूं। कौन? सैंड्रा ने न में सिर हिलाया। भूल जाओ हैरी, मैं नहीं बता रही। मेरे पेशे में कई नियम नहीं हैं, लेकिन अपने ग्राहकों के बारे में अपना मुंह बंद रखना उनमें से एक है, और ये एक अच्छा नियम है। हैरी ने आह भरी। हाँ, तुम डरी हुई हो, उसने कहा। सैंड्रा की आंखें क्रोध में चमक उठीं। ये कोशिश मत करो हैरी, तुमको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है सैंड्रा। मुझे मालूम है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या तुम बताने से डरती हो। मुझे मालूम है, सैंड्रा ने गुस्से में उसकी नकल की। अच्छा, तब तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारे बैग से पत्थर लुढ़कते देखा सैंड्रा। हरा क्रिस्टल। मैंने उस पर चित्रित निशान को पहचान लिया था। उसने तुम्हें वो दिया। ये उसकी माँ की दुकान क्रिस्टल कैसल से है। उसने अपनी बड़ी काली आंखें उस पर टिकाईं। उसका लाल मुंह कठोर हो एक बदसूरत उपहास कर रहा था। हैरी ने सावधानी से उसके हाथ पर हाथ रखा। सैंड्रा, तुम इवांस व्हाइट से इतने भयभीत क्यों हो? तुम उसे हमें क्यों नहीं दे देती? सैंड्रा ने अपना हाथ छुड़ाया। वह वापस खिड़की की ओर मुड़ी। हैरी रुका। उसने सिसकी भरी और हैरी ने उसे अपना रुमाल दिया जो उसने बेतरतीबी से अपनी जेब में रखा हुआ था। बहुत सारे अन्य लोग हैं जो भयानक महसूस करते हैं, पता है? उसने विस्तार से फुसफुसाया। जब वो वापस मुड़ी, उसकी आंखें पहले से भी लाल थीं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? उसने अपनी पोशाक की आस्तीन खींची और अपनी बाह में उसे भद्दे लाल निशान को दिखाया, जिनमें से कुछ पर खुरंट पड़े हुए थे। हेरोइन? मॉर्फीन, सैंड्रा ने कहा। सिडनी में बहुत से लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादातर हेरोइन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे हेरोइन से एलर्जी है। मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की थी और मैं लगभग मर गई थी। तो मेरा जहर मॉर्फीन है, और पिछले साल किंग्स क्रॉस में केवल एक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में इसकी आपूर्ति करने में सक्षम था, और वह एक तरह के रोल प्ले के माध्यम से अपना भुगतान लेता है। मैं खुद को तैयार करती हूँ और एक सफ़ेद विग पहनती हूँ। मेरे लिए ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसको इससे क्या मज़ा आता है, जब तक वह मुझे मिलता रहे जो मुझे चाहिए। वैसे भी उससे भी बदतर लोग हैं जो ज़्यादा गलीज हैं, जो चाहते हैं कि आप उनकी माँ के रूप में तैयार हों। माँ? मुझे लगता है कि वह अपनी माँ से नफरत करता है, या कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। दो में से एक। मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। वह इसके बारे में बात नहीं करता, और भगवान जानता है कि मैं भी नहीं जानना चाहती। वह एक खोखली हंसी हंसी। तुम्हें क्यों लगता है कि वह उससे नफरत करता है? पिछले कुछ बार वह सामान्य से अधिक उग्र था। उसने मुझे चोट पहुंचाई। गले में? सैंड्रा ने सिर हिलाया।
उसने कोशिश की थी। नॉर्वेजियन लड़की की हत्या के तुरंत बाद जब पेपर में आया था गले का घोंटना, उसने अपने हाथों से मेरे गले को पकड़ लिया और मुझसे कहा कि मैं स्थिर रहूं और डरूं नहीं। मैंने बाद में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। क्यों नहीं? सैंड्रा ने कंधे झटके। लोग जो पढ़ते हैं और देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए 9.5 वीक्स लें। जब ये सिनेमा में थी, अचानक कई लोफर थे जो चाहते थे कि हम फर्श पर नग्न होके घुटनों के बल चलें जबकि वे बैठे देखें। बकवास फिल्म, हैरी ने कहा। फिर क्या हुआ? उसने मेरा गला अपने हाथों से जकड़ लिया और मेरे वॉइस बॉक्स पर अपना अंगूठा चलाया। कुछ भी हिंसक नहीं, लेकिन मैंने विग उतार दी और कहा कि मैं उस खेल के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने होश में आया और कहा कि ठीक है, ये सिर्फ उसके ऊपर हावी हो गया था, कुछ खास मतलब नहीं था। और तुमने उस पर विश्वास किया? सैंड्रा ने अपने कंधे घुमाए। आप नहीं जानते कि थोड़ी सी स्वतंत्रता आपको चीजों को देखने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है, उसने विस्की खत्म करते हुए कहा। क्या मैं नहीं जानता? हैरी ने असहमति के साथ अभी भी अछूती कोक की बोतल को देखते हुए कहा। मैकॉर्मैक अधीरता के साथ अपनी उंगलियों को मेज पे बजा रहा था। पंखे के पूरी तेजी से चलने के बावजूद हैरी को पसीना आ रहा था। जब योंग पहुंचा था तो ऑटो रेख्तनागल के पड़ोसी के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, बहुत ज्यादा ही कुछ। अफसोस की बात है कि उसने जो कुछ भी कहा उसमें से कुछ भी दिलचस्प नहीं था। योंग को उसके रूखे साथ के कारण एक अच्छे श्रोता के रूप में व्यवहार करना मुश्किल लग रहा था। मोटी गधी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जब वॉटकिंस ने उससे पूछा कि उसने उस पर किस तरह का प्रभाव डाला है। सेंटिनियल पार्क में मिली लड़की के बारे में कुछ नया? मैकॉर्मिक ने कहा। ज्यादा कुछ नहीं, लेबी ने कहा, लेकिन वह मम्मी की आंखों का तारा तो नहीं थी। वह स्पीड लेती थी और उसने किंग्स क्रॉस में एक स्ट्रिप क्लब में काम करना शुरू कर दिया था। वह घर जा रही थी जब उसकी हत्या की गई। हमारे पास 2 गवाह हैं जो कहते हैं कि उन्होंने उसे पार्क में जाते हुए देखा था। कुछ और? अब तक नहीं सर। हैरी, मैकॉर्मिक ने पसीना पोंछते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? हाल ही में, वॉटकिंस बस इतनी जोर से बुदबुदाया कि हर कोई सुन सके। कहने को, हैरी ने कहना शुरू किया, जिस गवाह के बारे में एंड्रू ने कहा था कि उसने इवांस व्हाइट को निम्बिन में देखा था जिस दिन इंगर होल्टर की हत्या हुई थी, वो हमें कभी मिला ही नहीं। अब हम जो जानते हैं वह ये है कि व्हाइट आमतौर पर ब्लॉन्ड्स पर अधिक मोहित होता है। उसका बचपन अस्थिर था और उसकी माँ के साथ उसके रिश्ते की जांच करना दिलचस्प हो सकता है। उसके पास कभी भी स्थिर नौकरी या एक निश्चित आवास नहीं था और इस कारण से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल है। यह असंभव नहीं है कि ऑटो रख्तनागल के साथ उसका गुप्त संबंध रहा हो और ये सोच के दायरे से बाहर नहीं है कि वह ऑटो के साथ उसकी यात्राओं में साथ जाता हो। हो सकता है कि उसने एक होटल में कमरा किराए पर लिया हो और अपने शिकार को जहां कहीं भी वो हो वहां पाया हो। जाहिर है ये सब अनुमान है। शायद ऑटो सीरियल किलर है, वॉटकिंस ने अनुमान लगाया। शायद किसी और ने उसे केंसिंगटन को मार दिया और उसका अन्य हत्याओं से कोई लेना देना नहीं हो। सेंटिनियल पार्क, लेबी ने कहा, वह हमारा सीरियल किलर है। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ खोने को है। लेबी सही कह रहा है, हैरी ने कहा। वह अभी भी बाहर कहीं है। ठीक है, मैकॉर्मिक ने कहा। मैं सुन सकता हूँ कि हमारे मित्र होली अब अपने अनुमानों को लॉन्च करने के लिए असंभव नहीं है और सोच के दायरे के बाहर नहीं है जैसे भावों का उपयोग कर रहे हैं, जो शायद बुद्धिमानी हो। हमें अहंकारी होने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अलावा अब हम सभी को ये साफ हो जाना चाहिए कि हम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति से टकरा रहे हैं
और बहुत आत्मविश्वासी। उसने हमको तैयार जवाब दिए, हमें हत्यारे को एक थाली में परोस के दे दिया और मान लिया कि अब इन जवाबों ने हमारे उत्सुक बुखार को शांत कर दिया है और हम मामले को सुलझा हुआ मानते हैं, क्योंकि अपराधी की मौत उसके अपने हाथों हुई थी। केंसिंगटन पर उंगली उठाकर बेशक वह जानता था कि हम मामले को दबाने का फैसला करेंगे, जिसे आपको स्वीकार करना होगा कि चतुर सोच है। मैकॉर्मिक ने आखिरी वाक्य हैरी की ओर देखते हुए कहा, हमारे पास फायदा ये है कि उसे लगता है कि वह सुरक्षित है। जिन लोगों को लगता है कि वे सुरक्षित हैं, वे अक्सर लापरवाह होते हैं। अब हालांकि ये तय करने का समय आ गया है कि हम इस मामले से कैसे निपटेंगे। हमारे पास एक नया संदिग्ध है और हम एक और गलती नहीं कर सकते। समस्या ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम बड़ी मछलियों को डराने का जोखिम उठाते हैं। हमें मजबूत हाजमे वाला होना पड़ेगा और तब तक बिल्कुल स्थिर रहना पड़ेगा जब तक कि हम अपने नीचे बड़ी मछली को स्पष्ट रूप से न देख लें, इतना स्पष्ट कि हमें गलती न लगे और इतनी नजदीक हो कि हम चूक ना सकें। तब और केवल तभी हम बर्छी फेंक सकते हैं। उसने बारी बारी से सभी को देखा। सभी ने बॉस की निर्विवाद अच्छी समझ की पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया। और ऐसा करने के लिए हमें रक्षात्मक, शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है। असहमत, हैरी ने कहा। दूसरे लोग उसकी ओर मुड़े। देखिए, बिना शोर मचाए मछली पकड़ने का एक और तरीका है, हैरी ने कहा। एक रस्सी का टुकड़ा और एक हुक और साथ में वो चारा जिसके लिए हम जानते हैं कि वह आएगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अंश 3 के अध्याय 41, 42 और 43। मैं जल्द ही इसके आगे के अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।